Good morning students. Today we are going to start a new chapter that is one of your most important units, that is your cell biology. Cell biology इस यूनिट में आपके इन टोटल 3 चैप्टर्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेकेंड चैप्टर है आपका बायोमोलिक्यूल्स के बारे में एंड थर्ड चैप्टर है आपका सेलुलर डिवीज़न के बारे में कि सेल डिवाइड कैसे करती है। तो हम सबसे पहले यानी कि आपको स्टेप्स में बताया जाएगा कि पहले सेल क्या होती है, उसमें कौन कौन से जो ऑर्गेनलीज हैं वो प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स मिलकर सेल के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, सेल को बनाते हैं, एंड अल्टीमेटली एक सेल में जब ये बायोमोलिक्यूल्स ग्रो करते हैं तो वो सेल डिवाइड कैसे करते हैं। यानी कि आपको सिंपल एक कंप्लीट ओवरव्यू है सेल के स्ट्रक्चर से लेके उसके डिवीज़न तक का, ठीक है, पूरे यूनिट में। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर के साथ, जो कि आपका सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को हम लाइफ के यूनिट क्यों बोलते हैं, या सेल है वो स्ट्रक्चरल फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहलाती है? बिकॉज हमारा जितने भी फीचर्स हैं वो सारे हमारी सेल्स की वजह से हैं। सेल्स की वजह से क्यों है? बिकॉज जैसे जो हमारे सेल का स्ट्रक्चर होगा सिमिलर वही हमारे टिश्यू का स्ट्रक्चर होगा, फिर ऑर्गन्स का, और अल्टीमेटली पूरा ऑर्गेनिजम्स है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपनी सेल्स पर ही डिपेंडेंट होता है। हमारे फंक्शन हैं वो भी वही होंगे, जिस टाइप के जीन्स हमारी सेल्स में एक्टिव होंगे वही फंक्शंस हम परफॉर्म करते हैं। तो इन बेसिस पे अल्टीमेटली जो हमारे ओवरऑल स्ट्रक्चर है और फंक्शन है उसको हमारी सेल से ही कंट्रोल करें, क्योंकि वो सेल पर ही बेस्ड है। सेल का स्ट्रक्चर है वही हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल एनाटमी है या स्ट्रक्चर है, उसको पढ़ने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए हम हमेशा सेल्स को ही फेवर करते हैं, यानी कि सेल का स्ट्रक्चर डिटरमिन करते हैं। सेलुलर स्ट्रक्चर है वही उसकी ट्रू एनाटमी होती है, और इसी वजह से सेल है उसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। सेल के बारे में बहुत सारी जैसे थ्योरीज की गई, बट जो फर्स्टली मोस्ट एक्सेप्टेड सेल थ्योरी है जिसने कि ये फोकस किया है कि हाँ ऑर्गेनिज्म सेल से बनते हैं और सेल्स का ऑर्गेनिज्म के फंक्शंस में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है, वो दी है शेल्डेन एंड श्वान ने, ठीक है। इसको जनरली सेल थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। जो सेल थ्योरी है वो शेल्डेन एंड श्वान ने दी है। शेल्डेन एंड श्वान के अकॉर्डिंग क्या है, सभी ऑर्गेनिज्म सेल्स के बने हुए होते हैं। सेल्स हैं सभी ऑर्गेनिज्म की शेप, साइज, स्ट्रक्चर एक्सेट्रा इन प्रॉपर्टीज़ में वेरी करती हैं, यानी कि ये प्रॉपर्टी सेल की वेरी करती हैं, लेकिन सभी ऑर्गेनिज्म सेल्स के बने होते हैं। सेल की प्रोडक्ट्स जनरली वो बायो मॉलिक्यूल्स जिन्हें सेल्स प्रोड्यूस करती हैं, उनका भी सेल फॉर्मेशन में इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो इसके अगर सभी पोस्टुलेट्स को कंसाइज कर दिया जाए तो ओवरऑल कंक्लूजन निकल के आता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल और सेल की प्रोडक्ट से ही मिलकर बनते हैं। अगर हम सेल के टिपिकल स्ट्रक्चर को लेकर चलें तो हम उस बेसिस पर सेल को 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रो यानी कि अर्लियर, कैरियन न्यूक्लियस यानी कि वो सेल जिनमें न्यूक्लियस भी अपने प्रिमिटिव फेज में है। यू यानी कि ट्रू, कैरियन न्यूक्लियस, वो सेल जिनमें ट्रू न्यूक्लियस है। अभी अर्लियर न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस हम किस बेसिस पर बोलते हैं, यहाँ न्यूक्लियस है वो एनवलप नहीं होता, ठीक है, यानी कि वो एक पर्टिकुलर एनवलप है उसको लैक करता है, उसमें कोई पर्टिकुलर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। जबकि यूकैरियोटिक सेल है उसका न्यूक्लियर एनवलप्ड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। तो इस तरीके का जो न्यूक्लियस है वो ट्रू न्यूक्लियस कहलाता है। अब अगर हम एक प्रोकैरियोटिक सेल है उसके टिपिकल स्ट्रक्चर को देखें तो हम आउटर से अगर इनर की ओर चलें तो आउटर मोस्ट जो लेयर है इसकी वो कहलाती है इसकी सेल वॉल। बट प्रोकैरियोट्स हैं उनमें जनरली बैक्टीरिया आते हैं, और जितने भी बैक्टीरिया हैं उनमें म्यूसिलेज की कवरिंग होती है, ठीक है। म्यूसिलेज है वो ग्लाइकोलिपिड होता है, ठीक है। अब ये म्यूसिलेज कवरिंग जिन बैक्टीरियल सेल के ऊपर होती है उस म्यूसिलेज कवरिंग को बोलते हैं कैप्सूल, ठीक है, यानी कि वो एनकैप्सूल्ड है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग में, एक स्मूथ सी कवरिंग में वो कवर्ड है।
म्यूसिलेज कवरिंग है उसके अंदर होती है सेल वॉल। सेल वॉल है वो जनरली पैक्टिन रिच होती है। बैक्टीरिया की सेल वॉल है, सेल वॉल की जो थिकनेस है उसी के बेसिस पर बैक्टीरिया के दो टाइप जो है डिराइव किए गए हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। जिन बैक्टीरिया की सेल वॉल थिक होगी वो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव कहलाएंगे, यानी कि जिनकी सेल वॉल थिक होती है वो ग्राम पॉजिटिव होते हैं और जिनकी थिन होती है वो ग्राम नेगेटिव होते हैं। किस बिहाव पे हम बोलते हैं? ग्राम स्टेन होती है वॉयलेट कलर की। अगर सेल वॉल थिक है तो वो वॉयलेट कलर को अटेन कर लेते हैं और जो अटेन करते हैं सिर्फ वही पॉजिटिव होते हैं और जो अटेन नहीं करते वो ग्राम नेगेटिव कहलाते हैं। ठीक है, तो ग्राम स्टेन को अटेन कर सकते हैं या नहीं वो उनकी सेल वॉल की थिकनेस पे डिपेंड करता है। अगर सेल वॉल थिक है तो उस वॉयलेट स्टेन को वो अटेन कर सकते हैं और बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव कहलाते हैं। अगर वो उस स्टेन को अटेन नहीं कर सकते तो यानी कि उनकी सेल वॉल जो है वो थिन है और बैक्टीरिया है वो ग्राम नेगेटिव होते हैं। ठीक है, अब हम इसके अंदर की ओर चलेंगे, यानी कि इसकी इनर स्ट्रक्चर की ओर चलेंगे। सेल वॉल के बाद होती है इसकी जो है सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल वॉल के अंदर इसकी सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हम आगे यूकैरियोटिक सेल है उसमें करेंगे। सेल मेम्ब्रेन जहाँ भी हो हमें फॉस्फोलिपिड बाइलेयर ही मिलती है सभी ऑर्गेनिज्म में। इवन जो ऑर्गेनली हैं, सेलुलर ऑर्गेनली, उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होते हैं, कि जो भी ऑर्गेनिज्म है जिनमें सेल मेम्ब्रेन एग्जिस्ट करती है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर ही होती है। इसके बाद आता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोसोल। साइटोसोल यानी कि इसका साइटोप्लाज्म, साइटो सेलुलर सोल सॉल्यूशन, और वो क्या होता है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म में इसके क्या क्या प्रेजेंट होता है? एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो है वो एनवेलप नहीं होता और वो न्यूक्लियोइड कहलाता है। ठीक है, वो रीजन जहाँ ये डीएनए प्रेजेंट होता है वो न्यूक्लियोइड होता है और इसका डीएनए है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है। ठीक है, यानी कि सिंगल डीएनए होता है इसका। डीएनए के जस्ट क्लोज उसके राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं, यानी कि राइबोसोम्स बनते हैं सिर्फ और सिर्फ आरएनए और प्रोटीन। आरएनए और प्रोटीन जब आपस में मिलते हैं तो राइबोसोम बनते हैं, यानी कि इनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। इसी वजह से प्रोकैरियोट्स में सिंगल ऑर्गेनली हैं राइबोसोम जो एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा इसकी सेल मेम्ब्रेन, इसके साइटोप्लाज्म में एक सर्कुलर डीएनए भी एग्जिस्ट करता है जिसे कि प्लाज्मिड बोलते हैं, और ये सर्कुलर डीएनए है ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर होता है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर का मतलब है कि वो उसके जीनोम का पार्ट नहीं होता, यानी कि उसके सेलुलर कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, बट इसको हम अपने डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जेनेटिक्स के फील्ड में इन प्लाज्मिड्स को वेक्टर के तौर पर यूज़ किया जाता है। ज़रूरी नहीं है सभी बैक्टीरिया में ये प्लाज्मिड एक्टर का ये एग्जिस्ट। कुछ एक प्रोकैरियोटिक सेल ऐसी होती हैं जिनमें ये प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है और इस प्लाज्मिड को हम वेक्टर के तौर पर यूज़ करते हैं, यानी कि अपना जीन ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं। बैक्टीरियल सेल है उसके ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिन्हें फिम्ब्रियाई बोलते हैं, और ये फिम्ब्रियाई हेल्प करती हैं कंजुगेशन में। कंजुगेशन क्या होता है? दो बैक्टीरियल सेल आपस में जब जुड़ती हैं तो ये फिम्ब्रियाई उनमें एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और इसके थ्रू वो अपना कोई भी पार्टिकल है, जनरली कंटेंट है, जिसे कि जनरली एफ पार्टिकल बोलते थे। आपको फर्स्ट यूनिट में भी आया था एफ पार्टिकल, जो कि उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। जिसके पास है वो डोनर होता है, जिसके पास नहीं है वो रिसीवर होता है। तो फिम्ब्रियाई हैं यही उसमें हेल्प करती हैं। इसके बाद आता है फ्लैजेलम। फ्लैजेलम है इनके लोकोमोशन के लिए होता है, इनका लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। एक फ्लैजेला है उसके जनरली
3 पार्ट्स होते हैं। एक होती है उसमें बेसल बॉडी, यानी कि जो उसमें उसको बॉडी के अंदर एम्बेडेड रखती है। एक होता है उसका हुक और एक फिलामेंट। जो आप इलोंगेटेड स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसका, ये जो पार्ट है ये फिलामेंट कहलाता है। ये जो पार्ट है ये इसका हुक कहलाता है, और जिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की हेल्प से ये इसमें जुड़ा हुआ होता है वो इसकी बेसल बॉडी कहलाती है। बेसल बॉडी है वो इसको यहाँ जो है इसके बैक्टीरियल सेल है उसके अंदर एम्बेडेड करके रखती है, इसको मेम्ब्रेन तक पेनिट्रेट करती है। बेसल बॉडी है वो मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करके साइटोप्लाज्म तक प्रेजेंट होती हैं। हुक है वो इसको फिक्स करता है, मूवमेंट के लिए इसको स्ट्रॉन्ग जो स्ट्रेंथ है वो प्रोवाइड करता है। और फिलामेंट है वो विप्लश मूवमेंट शो करता है और बैक्टीरियल सेल है वो मूव करती है। हुक के अंदर रिंग्स प्रेजेंट होती हैं और ये रिंग्स हैं आल्टर करती हैं। ग्राम पॉजिटिव में जो है 2 रिंग्स होती हैं और ग्राम नेगेटिव में 3 रिंग्स होती हैं हुक में, ठीक है। तो ये भी इनमें एक डिफरेंस है वो जनरेट करता है। ये एक ओवरऑल जनरल व्यू है प्रोकैरियोटिक सेल का। अब हम चलते हैं यूकैरियोटिक सेल की ओर। अच्छा, इससे एक और बात कि जो कुछ एक बैक्टीरिया जैसे कि हम साइनोबैक्टीरिया है, उन्हें हम मानते हैं कि वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं वो फोटोसिंथेसिस कैसे परफॉर्म करते हैं, उनके अंदर अगर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है तो वो जो क्लोरोप्लास्ट है वो ऐसे कंसेंट्रिक रिंग में प्रेजेंट होता है जिन्हें कि लैमेला बोलते हैं। यानी कि क्लोरोप्लास्ट है वो लैमेला के फॉर्म में प्रेजेंट होता है और उस लैमेला के अंदर बीड्स की फॉर्म में क्लोरोफिल है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं यूकैरियोटिक सेल की ओर। यूकैरियोटिक सेल यानी कि एक टिपिकल ट्रू सेल जिसमें कि न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप्ड होता है, उसके साथ साथ ऑर्गेनली हैं वो भी वेल डेवलप्ड होते हैं। एक ट्रू न्यूक्लियर सेल को यानी कि एक प्रो यूकैरियोटिक सेल को हम उसके ऑर्गेनलीज हैं उनके स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन के बिहाफ पर, उनके प्रेजेंस या एब्सेंस के बिहाफ पर सेल्स को हम 2 टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। जिन सेल्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एक सेंट्रल लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होती है वो प्लांट सेल कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, जबकि जो इसके अलावा इनमें प्लास्टिड्स हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब जो हमारी एनिमल सेल है, एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि प्लांट सेल के अंदर नहीं होते हैं, ठीक है। सेंट्रियोल्स हैं वो एनिमल सेल में होते हैं, वैक्यूल एंड सेल वॉल है वो प्लांट सेल में होते हैं। बाकी ऑर्गेनली हैं वो इनके जनरल ओवरऑल कॉमन होते हैं। अब हम चलते हैं प्लांट सेल के टिपिकल फीचर्स की ओर। आउटर मोस्ट लेयर है वो सेल वॉल होती है, इसके साथ साथ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन के साथ कुछ एक ऑर्गेनली एसोसिएटेड होते हैं जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स हैं, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट हैं, साइटोप्लाज्म है, परऑक्सीसोम्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि साइटोस्केलेटन बनाते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। ये भी यहाँ एक नई टर्म है जो एनिमल सेल में हमें देखने को नहीं मिलती है। प्लाज्मोडेस्माटा ये आपका जो लास्ट चैप्टर है सेलुलर जंक्शन, उससे भी इसका जिक्र किया था कि जब 2 प्लांट सेल हैं उनकी सेल वॉल प्लेसेस पे हिंडर्ड होती है। आप यहाँ देख भी सकते हैं कि यहाँ सेल वॉल नहीं प्रेजेंट है। इवन 2 प्लांट सेल आपस में जब जुड़ती हैं तो उनके बीच में एक सीमेंटिंग सब्सटेंस बनता है जिसे मिडल लैमेला बोलते हैं, यानी कि सेल वॉल का आउटर पार्ट होता है, ठीक है। तो ये मिडल लैमेला है, ये कैल्शियम पेक्टेट का बनता है और ये मिडल लैमेला है, ये 2 सेल्स को आपस में जोड़ता है। और ये प्लाज्मोडेस्माटा मिडल लैमेला में भी एब्सेंट होते हैं। तो ये पोर्स जो है जिनके थ्रू साइटोप्लाज्म कम्युनिकेट करता है वो इनमें एक कनेक्शन का काम करते हैं, जंक्शन का काम करते हैं, जिसके थ्रू 2 प्लांट सेल्स हैं वो कम्युनिकेट करती हैं और अपनी इंफॉर्मेशन है उसे कन्वे करती हैं, ठीक है।
अब प्लाज्माडेस्माटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइजोसोम है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस, हालांकि न्यूक्लियस में एक अलग रीजन होता है, इसको हम जैसे जैसे ऑर्गेनली करेंगे वहाँ हम इसको अच्छे से करेंगे। तो ये सारे ऑर्गेनली उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। ऐसे ही एनिमल सेल में भी बाकी सब ऑर्गेनली हैं वो कॉमन होते हैं, बट इसमें जो अल्टर करते हैं, एक तो होती है इसमें माइक्रोविलाई, सेल मेम्ब्रेन की ही प्रोजेक्शंस होती हैं। आप देख सकते हैं सेल मेम्ब्रेन है वही कॉन्टिन्यूअस है इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की फॉर्म में, और ये क्या कहलाती है, माइक्रोविलाई। ये जो बड़ी वाली प्रोजेक्शंस हैं ये विलाई कहलाती हैं। विलाई के ऊपर फर्दर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है वो माइक्रोविलाई कहती हैं, और इनका काम होता है एब्जॉर्प्शन का। ये जनरली एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। इसके साथ ही जो इसमें अलग फीचर आता है वो है सेंट्रियोल्स का। सेंट्रियोल है एक्चुअली वो माइक्रोट्यूब्यूल्स या प्रोटीनेशियस फाइबर्स हैं, उनसे मिलकर बनते हैं और ये सेल डिवीज़न में हेल्प करते हैं, यानी कि सेल डिवीज़न में इनका रोल होता है। सेल डिवीज़न में कैसे हेल्प करते हैं ये हम 3rd चैप्टर में कवर करेंगे, ठीक है। वैक्यूल्स, हालांकि इनमें ट्रू वैक्यूल्स एज सच नहीं प्रेजेंट होती हैं, बस थोड़ी बहुत जैसे छोटी मोटी वैक्यूल्स हैं प्रेजेंट होती हैं जो इनमें एक्सक्रीट या इस फंक्शंस में इन्वॉल्व होती है। हालांकि ट्रू वैक्यूल्स एनिमल सेल में वो एब्सेंट होती हैं। इसके बाद हम सेलुलर ऑर्गेनली हैं उनके स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आउटर मोस्ट सेल लेयर, यानी कि जो सेल की प्रोटेक्टिव लेयर है, दैट इज़ आवर सेल मेम्ब्रेन। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, सेलुलर एनवलप भी बोलते हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन दोनों ही कॉमन होती हैं। अब सेल मेम्ब्रेन के अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं वो डिटरमिन किए गए थे, बट जो मोस्ट एक्सेप्टेड है वो है सेंगर एंड निकलसन ने जो है ये दिया है, और ये इसका स्ट्रक्चर है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। यानी कि इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक फ्लूइड नेचर में है, मोज़ेक सा इसका व्यू है। मोज़ेक इसलिए बोलते हैं कि ये स्टेशनरी नहीं है, इसके थ्रू पार्टिकल्स की मूवमेंट है वो चलती रहती है, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, यानी कि ये जो है डायनामिक फेज में रहती है, इसी वजह से इसे फ्लूइड बोला है। और पार्टिकल्स का मूवमेंट है इसको एक ब्लड सा स्ट्रक्चर देता है, इसी वजह से फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोला है, ठीक है। सेंगर एंड निकलसन के अकॉर्डिंग क्या है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड बाईलेयर से बनती है, यानी कि फॉस्फोलिपिड बाईलेयर है वो इसका मेन कंपोनेंट है, और ये फॉस्फोलिपिड बाईलेयर है वो सैंडविच बिटवीन प्रोटीन लेयर्स, यानी कि प्रोटीन्स के बीच में सैंडविच है फॉस्फोलिपिड बाई लेयर की। अब ये प्रोटीन्स हैं ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अब ये प्रोटीन्स किस किस टाइप के होते हैं? पेरिफेरल प्रोटीन जो सिर्फ पेरिफेरी तक प्रेजेंट होंगे, या तो साइटोप्लाज्म को फेस कर रहे होंगे या आउटर एनवायरनमेंट को। हम अगर ये एक्स्ट्रा सेलुलर मान के चलें और ये जो सरफेस है इसकी इंट्रा सेलुलर मान के चलें, तो पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं वो हमेशा पेरिफेरी पर ही मिलेंगे। जैसे ये है, यानी कि ये या तो साइटोप्लाज्म को फेस करेंगे या आउटर एनवायरनमेंट को फेस करते हैं, आर पार नहीं होंगे फॉस्फोलिपिड बाईलेयर के। फॉस्फोलिपिड बाईलेयर में है एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल होता है और एक लिपिड की टेल होती है, इसे हम जनरली हेड बोलते हैं, और ये लिपिड की जो लेयर है इसे हम टेल बोलते हैं। हेड है वो पोलर होता है और जो हमारी ये टेल है वो नॉन पोलर होती है, ठीक है। टेल है वो नॉन पोलर होती है, यानी कि नॉन आयनिक होती है। ये आयनिक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करता है, ये उन्हें रिपेल करती है, ठीक है। तो जो नॉन आयनिक सब्सटेंसेस हैं वो तो पास कर जाते हैं, आयंस हैं उनकी पासेस के लिए इसके पास स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें इंटीग्रल प्रोटीन्स बोलते हैं। ये प्रोटीन्स हैं कहलाते हैं पेरिफेरल, जबकि जो बिल्कुल इसके क्रॉस कर जाते हैं, पेनिट्रेटेड होते हैं, वो कहलाते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, या तो चैनल प्रोटीन हो या वो कैरियर प्रोटीन हो।
कैरियर प्रोटीन्स हैं वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न कोज करते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न है और डिफ्यूज़न क्या होता है ये सब हम अभी करेंगे। चैनल प्रोटीन्स जो हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में करते हैं, यानी कि इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जबकि जो कैरियर प्रोटीन्स हैं उनको एनर्जी नहीं चाहिए होती। कैरियर प्रोटीन्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो रोटेट हो सकते हैं। सपोज़ इन्हें कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल यहाँ से पास होना है तो पहले वो इसे यहाँ बाइंड कराएंगे, ऊपर से ओपन अप होंगे और उसे या तो अंदर की ओर रिलीज़ कर देंगे या वो क्या करेंगे, इन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। जबकि चैनल प्रोटीन क्या है, उनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग है वो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उनको, तो इसी वजह से वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। जनरली आयंस हैं वो चैनल प्रोटीन्स के थ्रू ही पास होते हैं और इन्हें हम जनरली गेटेड चैनल्स बोलते हैं, ठीक है। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न वर्ड डिफ्यूज़न सिंपल डिफ्यूज़न का ही पार्ट होता है जिसमें बस प्रोटीन इन्वॉल्व हो जाते हैं डिफ्यूज़न के लिए, वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न कहलाता है। हालांकि डिफ्यूज़न होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करना, और बायो वर्ल्ड में जब इसी मूवमेंट को प्रोटीन चाहिए होते हैं तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न कहलाता है, ठीक है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके प्रोटीन्स के साथ कहीं कहीं जो है कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स हैं वो भी जुड़े हो सकते हैं, जिन्हें कि हम ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। ग्लाइकोग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन जो प्रोटीन के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं वो भी कहलाते हैं। प्रोटीन्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, पेरिफेरल एंड इंटीग्रल। इंटीग्रल है वो फर्दर टू टाइप के होते हैं, चैनल एंड कैरियर। चैनल्स हैं वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न कराते हैं और जो चैनल्स हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराते हैं। कैरियर प्रोटीन्स हैं वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न कराते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं वो उनके स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने में इन्वॉल्व होते हैं, सिर्फ एलिमेंट कुछ एक एलिमेंट्स उनको साथ बाइंड कराते हैं, जैसे एक्सटर्नल सरफेस पे ये ग्लाइकोप्रोटीन्स बन जाते हैं, अंदर को साइटोस्केलेटन से कम्युनिकेट करते हैं और सेल मेम्ब्रेन है उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन रखते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि सेल मेम्ब्रेन पे नोट लिखिए या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कीजिए, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को एक्सप्लेन कीजिए, तो उसमें इसको सिंपल इन्हीं मॉलिक्यूल्स है, इन्हीं जो स्ट्रक्चर्स हैं कंपोनेंट्स हैं उनको डिफाइन करना है कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर क्या होती है और वो कैसे बनती है, प्रोटीन्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। जनरली इन्हीं की इन्वॉल्वमेंट इसमें रहती है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर क्यों बोलते हैं, बिकॉज एक तो फॉस्फोलिपिड की लेयर ये हो जाती है और एक फॉस्फोलिपिड की लेयर ये हो जाती है, दो लेयर एग्जिस्ट करती हैं फॉस्फेट और लिपिड की, इसी वजह से इसको फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बोलते हैं। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके फंक्शंस की बात करें तो इसके फंक्शंस में ये जैसे जो भी पास होना है, ट्रांसपोर्ट जितना भी है सेल के अलोंग, वो सारा कौन करती है, सेल मेम्ब्रेन करती है, ठीक है। यानी कि अगर इसके फंक्शंस हैं तो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, दूसरा सेल को एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करती है और सेल साइटोप्लाज्मा उसकी हेल्प से उस शेप को मेंटेन रखती है। इसके साथ साथ सेल को प्रोटेक्ट भी करती है। प्रोटेक्ट कैसे करती है, सेल मेम्ब्रेन आयंस को, मॉलिक्यूल्स को अपने से पास तो होने देती है, लेकिन वो सिर्फ सेलेक्टेड को ही पास होने देती है, ठीक है। तो इसी वजह से सेल मेम्ब्रेन वो सिर्फ सेलेक्टेड मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल्स उनको पास होने देती है, तो ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। इसी को इसका सेलेक्टिवली परमिएबल नेचर बोलते हैं कि सेल मेम्ब्रेन है वो सिर्फ सेलेक्टेड पार्टिकल्स को अपने से पास होने देती है, अनवांटेड पार्टिकल्स जिनकी सेल को डिज़ायर नहीं है उन्हें ये एंटर नहीं करने देती और इस तरीके से सेल को प्रोटेक्शन है वो भी प्रोवाइड करती है। ट्रांसपोर्ट कौन कौन से होते हैं, सिंपल डिफ्यूज़न, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, जो प्रोटीन्स की हेल्प से होता है डिफ्यूज़न वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न कहलाता है। इसके अलावा एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी कि जो डिफ्यूज़ नहीं कर सकते मॉलिक्यूल, जनरली जो चार्ज्ड आयंस हैं वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं चैनल प्रोटीन्स की हेल्प से। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसमें कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं होती, और ये होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी है वो यूज़ होती है। ये आपका ओवरऑल एक सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है।
उसके बाद हम चलते हैं सेल वॉल की ओर। सेल वॉल है प्लांट्स में एग्जिस्ट करती है, प्लांट्स में ये आउटर मोस्ट कवरिंग बनाती है। एनिमल्स में एब्सेंट होती है, प्लांट्स में आउटर मोस्ट कवरिंग बनाते हैं। सेल मेम्ब्रेन के भी आउटर साइड पे प्रेजेंट होती है। आप देख भी सकते हैं ये सेल मेम्ब्रेन है और उसके बाहर ये सेल वॉल है वो प्रेजेंट है। सेल वॉल है उसमें मैक्सिमम कॉम्पोजिशन जो है वो सेलुलोज की रहती है। मैक्सिमली है इसमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है। अप्रोक्स 60 to 70% है इसमें वो सेलुलोज ही प्रेजेंट होता है। 65 to 70 है सेलुलोज होता है, ठीक है। बचे हुए में इसमें हेमी सेलुलोज जो कि 30 to 35 तक चला जाता है। इसके अलावा पेक्टिन, ये सब्सटेंसेस इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पेक्टिन की अमाउंट हालांकि कम होती है, बट सेलुलोज और हेमी सेलुलोज हैं वो इसके मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। मैक्सिमम है वो सेलुलोज होता है। प्लांट्स में सबसे अबंडेंट बायोमोलिक्यूल है वो सेलुलोज ही होता है, ठीक है। अब सेल वॉल है उसमें सेलुलोज क्रिस क्रॉस पैटर्न में प्रेजेंट होता है जो उसको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ है वो प्रोवाइड कराता है। आप यहाँ देख भी सकते हैं जो ग्रीन कलर के बंडल्स हैं ये सेलुलोज की जो है फाइब्रिल्स की जो है वो लिंकिंग है, ठीक है। और ये आपस में ग्लाइकोजन बॉन्ड हैं उनके हेल्प से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। पेक्टिन है वो हिंडर करता है सेलुलोज को इसके अंदर से। हेमी सेलुलोज है वो भी ऐसे ही प्रेजेंट होता है, बट जो मैक्सिमम नेटवर्क है वो सेलुलोज का रहता है जो इसको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ है वो प्रोवाइड कराता है। क्रिस क्रॉस पैटर्न जो है इसका वो। अब सेल वॉल है उसके आउटर सरफेस पे एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे मिडल लैमेला बोलते हैं, जो कि दो सेल हैं उनकी सेल वॉल के बीच में प्रेजेंट होता है और उनके बीच में सीमेंटिंग सब्सटेंस की तरह काम करता है, उनको ऑरिजिनेट करता है। जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम प्लांट सेल ऑरिजिनेट होती है, डिफ्रेंशिएट होती है, तो उसकी जो सेल वॉल है जिसमें मिडल लैमेला नहीं होता वो प्राइमरी सेल वॉल कहलाती है। जब मिडल लैमेला बन जाता है तो वो सेकेंडरी सेल वॉल कहलाती है। मिडल लैमेला की थिकनेस और बढ़ जाती है, यानी कि इसमें सेकेंडरी मिडल लैमेला बन जाता है तो वो टर्शरी सेल वॉल कहलाती है। जनरली सेकेंडरी टू टर्शरी सेल वॉल हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। सेल वॉल के बाद हम चलते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की ओर, यानी कि वो सिस्टम जो जस्ट हमारे सेल मेम्ब्रेन है उसके साथ क्लोज एसोसिएशन में होता है, उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। एंडो इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट इंटरनल जो ऑर्गेनली हैं जो उससे एसोसिएटेड ऑर्गेनली हैं उनकी बात करेंगे। इसमें आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो टोटली मेम्ब्रेन से बने हैं सिर्फ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा वैक्यूल्स जो प्लांट्स में एग्जिस्ट करती हैं, और इसके साथ साथ लाइजोसोम। लाइजोसोम बनते ही जो है वैक्यूल या वेसिकल्स की फॉर्म में है, बाद में वो फिल्ड होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे हम ER से भी एब्रिविएट कर सकते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उनके टेक्सचर के बिहाफ पे दो टाइप के होते हैं, स्मूथ एंड रफ। जो जनरली एंडोप्लाज्मिक हैं वो साइट होते हैं राइबोसोम्स के लिए। अगर राइबोसोम एब्सेंट हैं तो इनका टेक्सचर एकदम स्मूथ होगा, कोई हिंड्रेंस, कोई रफनेस सरफेस में नहीं होगी, और वो कहलाते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर राइबोसोम प्रेजेंट हैं तो उसके ऊपर छोटी छोटी बीड्स प्रेजेंट होंगी और एक रफ सा टेक्सचर उसका जनरेट होता है, और इस वजह से उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। जितने भी हमारे प्रोटीन्स हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं, बिकॉज राइबोसोम है साइट होते हैं प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए, और ये सिर्फ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ही प्रेजेंट होते हैं। तो इस वजह से प्रोटीन्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही बनते हैं। उन प्रोटीन्स में हमारे सारे के सारे एंजाइम्स भी हो सकते हैं, जिसमें हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम हैं वो भी यहीं बनते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बॉडी में जितने भी लिपिड हैं वो सिंथेसाइज करता है। इवन वो हॉर्मोन्स जिनका लिपिड पार्ट्स हैं वो हॉर्मोन्स भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वही परफॉर्म करता है। इसके साथ साथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है
लीवर सेल्स में जनरली वो डिटॉक्सिफाई भी करता है हमारे ब्लड को, फूड सब्सटेंसेस को, तो ये डिटॉक्सिफिकेशन में भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये मेम्ब्रेनस फ्लैप होता है। मेम्ब्रेनस फ्लैप यानी कि जो टोटल मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है। ठीक है, और वो मेम्ब्रेनस फ्लैप में भी क्या है कि वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होती है मेम्ब्रेन। आप देख भी सकते हैं कि जैसे ये मेम्ब्रेन है, एक फोल्ड होके पूरा एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेटवर्क है वो बना रही है। ठीक है, तो इसके जो अंदर का पार्ट है, जैसे इसका जो ये वाला पार्ट है, ये इसका कहलाता है ल्यूमेन। ठीक है, और जो इसका एक्सटर्नल पार्ट है जो एक्सपोज्ड है, ये कहलाता है एक्स्ट्रा ल्यूमेन पार्ट। ठीक है, तो यानी कि इसका ल्यूमेन एंड एक्स्ट्रा ल्यूमेनरी पार्ट है वो मिलकर हमारा पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट है वो साइटोप्लाज्म को फेस करता है, जबकि ल्यूमेन है वो साइटोप्लाज्म के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये जो इसका इंट्रासेलुलर स्पेस है दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, जिन्हें हम ल्यूमिनल एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल बोलते हैं। ल्यूमिनल जो इसके ल्यूमन में है। ठीक है, अब ये न्यूक्लियस के बिल्कुल क्लोज एसोसिएशन में होता है। क्लोज एसोसिएशन न्यूक्लियस के साथ इसका क्यों होता है या किस तरीके से बनता है, अब ये इसका न्यूक्लियस में क्लोज एसोसिएशन आप देख भी सकते हैं कि ये जो है जनरली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वही कॉन्टिन्यूअस रहती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उसी से ये ओरिजिनेट होता है। ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और आप देख सकते हैं यहाँ से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वही कॉन्टिन्यूअस होती है इसकी फॉर्म में। अब ये ऐसा क्यों होता है, बिकॉज आरएनए बनता है न्यूक्लियस में और प्रोटीन बनता है आरएनए से। तो प्रोटीन बन रहा है वो राइबोसोम में। ठीक है, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। आरएनए है बहुत सेंसिटिव बायोमोलिक्यूल होता है, तो साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स हैं इस आरएनए को इजीली डिग्रेड कर सकते हैं, तो उसको डिग्रेडेशन से बचाने के लिए आरएनए है डायरेक्टली इसके ल्यूमेन में आ जाता है। यानी कि जो न्यूक्लियर पोर हैं इनके थ्रू आरएनए बाहर निकलता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ल्यूमेन की स्टार्टिंग है वो जनरली न्यूक्लियर पोर के थ्रू ही होती है, और न्यूक्लियर पोर से आरएनए है वो डायरेक्टली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें चला जाता है। ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो ये राइबोसोम प्रेजेंट है और राइबोसोम उस आरएनए से प्रोटीन है वो बना देते हैं, तो आरएनए बिना किसी नुकसान के प्रोटीन सिंथेसिस के कैपेबल हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ इनके इस क्लोज एसोसिएशन की वजह से। आप देख भी सकते हैं यहाँ जिन पे कोई बीड्स कोई स्ट्रक्चर्स नहीं प्रेजेंट है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जबकि जिनके ऊपर ये बीड्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ही क्लोज एसोसिएशन में होते हैं हमारे नेक्स्ट ऑर्गेनली, जो कि क्या है हमारी गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस है, इसको हम जनरली गोल्गी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। ये डिस्कवर किए हैं कैमिलियो गोल्गी। ठीक है, कैमिलो गोल्गी ने गोल्गी एपरेटस उनको डिस्कवर किया है और इसके नाम के बिहाफ पर ही इन्हें गोल्गी एपरेटस है वो बोलते हैं। गोल्गी एपरेटस है उनको हम कलेक्टिवली गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं। कॉम्प्लेक्स किस केस में बोलते हैं, जब बहुत सारे सिस्टर्नी, अब ये सिस्टर्नी क्या होता है, ये भी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनकी तरह मेम्ब्रेन का फ्लैप होता है, यानी कि मेम्ब्रेनस फ्लैप है जो कि एक दूसरे के ऊपर स्टैक होते हैं। स्टैक होने का मतलब है कि एक दूसरे के साथ वो जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे के ऊपर जचे हुए होते हैं। आप यहाँ देख भी सकते हैं क्लियरली। तो ये जो स्टैक्ड मेम्ब्रेन्स हैं इनको जब कलेक्टिवली ये बहुत सारे मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं तो उसे हम गोल्गी
कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। गोल्गी कॉम्प्लेक्स में ये मेम्ब्रेन्स, इनको हम सिस्टर्नी बोलते हैं और इन सिस्टर्नी का बहुत ज़्यादा नंबर होता है। अब इनको सिस्टर्नी क्यों बोलते हैं? बिकॉज इनकी जो स्ट्रक्चर है, अरेंजमेंट है, वो एक स्पेसिफिक वे में होती है। अपने एंड्स से ये न्यूक्लियस की ओर या जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी ओर बैंडेड होती हैं, जो इनका सिस फेज बनाता है, और जो उससे अपोजिट पार्ट होता है वो उसका ट्रांस फेज बनाता है। सिस एंड ट्रांस फेज प्रेजेंट होने की वजह से इनको हम सिस्टर्नी बोलते हैं। अब ये एंडोप्लाज्मिक जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है वो या तो सिस्टर्नी की फॉर्म में हो, ठीक है, या वो सिस्टर्नी के साथ साथ वो ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट हो, या वो वेसिकल्स की फॉर्म में प्रेजेंट हो। काम सबका एक ही रहता है, ठीक है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम पे जो प्रोटीन बन रहा है वो कहाँ आता है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स में। गोल्गी कॉम्प्लेक्स के ल्यूमेन में वो एंटर करता है प्रोटीन, यहाँ उसकी फोल्डिंग होती है, यानी कि इसके ल्यूमेन में प्रोटीन की फोल्डिंग होती है। प्रोटीन फोल्ड होने के बाद अपने 3D स्ट्रक्चर को अटेन करता है, जो कि उसका फंक्शनल स्ट्रक्चर है। ये आपके नेक्स्ट चैप्टर में आगे इसका टर्शरी स्ट्रक्चर कौन सा होता है, ठीक है। जैसे ही प्रोटीन है फोल्ड हो जाएगा तो ये इसको उस पर्टिकुलर प्रोटीन को एक मेम्ब्रेन के एक पार्ट में डाल के उसको वहाँ से डिटैच कर देगा, जिसे कि वेसिकल बोलते हैं। अगर ये मेम्ब्रेन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ओरिजिनेट होना स्टार्ट कर देती हैं तो ये एंडोप्लाज्मिक जो गोल्गी ट्यूब्यूल्स कहलाते हैं। अगर ट्यूब्यूल्स में प्रोटीन पैक हो जाता है और वो उससे डिटैच होने की फेज में या डिटैच हो जाता है तो वो वेसिकल कहलाते हैं। वेसिकल्स क्या करती हैं? ये जो प्रोटीन जो फोल्ड हो चुका है वो अपनी फंक्शनल फेज में आ चुका है, उसको उसके डेस्टिनेशन तक लेके जाती हैं। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, उनका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है सेलुलर ट्रैफिकिंग, यानी कि ये सेल्स हैं उनमें प्रोटीन कहाँ रिक्वायर्ड है, कितना रिक्वायर्ड है, उस अमाउंट में ये प्रोटीन्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करती हैं, ठीक है। तो सेलुलर ट्रैफिकिंग या सेल्स में जो प्रोटीन्स की जो ट्रैफिकिंग है, रिक्वायरमेंट है, वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स हैं वही पूरा करते हैं, वही उन प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसके बाद आते हैं लाइजोसोम। लाइजोसोम है वो मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, ठीक है, यानी कि मेम्ब्रेनस हैं। लाइजोसोम है जब बिल्कुल फर्स्ट सबसे पहले मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली बोल सकते हैं, या हम इनको वेसिकल्स बोल सकते हैं या वैक्यूल्स बोल सकते हैं। वेसिकल्स ज़्यादा बेटर रहेगा। फर्स्ट टाइम बनते हैं तो ये एम्प्टी होते हैं, जिन्हें हम प्राइमरी लाइजोसोम बोलते हैं, कुछ नहीं होता है। फिर उसके अंदर जो हमारी आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, सेलुलर ट्रैफिकिंग के थ्रू वो प्रोटीन्स इस तक पहुंचते हैं, और वो प्रोटीन्स क्या होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जब उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के पार्ट के साथ, वो सेकेंडरी लाइजोसोम बनाते हैं। इसके बाद फूड पार्टिकल को वो एंगल्फ करते हैं। जिस पर्टिकुलर सेल पे या किसी भी ऑर्गेनली पे या सेल के उसके किसी पार्ट पे उसको डाइजेशन करना है, वो डैमेज हो चुका है या उसे ख़त्म करना है, या सेल के उस पर्टिकुलर पार्ट की डेथ होनी है अभी, तो ये उन्हें एंगल्फ कर लेता है। इवन सेल के अंदर कोई फूड जो आया है जिसको हम ऑक्सीडाइज करते हैं, उसका फर्स्ट ब्रेकडाउन है वो लाइजोसोम में होता है। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्लस फूड पार्टिकल्स हैं वो क्या बनाते हैं? हमारे टर्शरी लाइजोसोम। फूड डाइजेशन के बाद ये फूड को साइटोप्लाज्म में रिलीज कर देता है और वहाँ से वो माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, जिसका आगे फर्दर ऑक्सीडेशन होता है। जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था ना कि पायरुवेट बनता है, वो यहाँ बनता है, और वो पायरुवेट है फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है और वहाँ उसका ऑक्सीडेशन, उसका CO2 और एनर्जी है उससे लिबरेट होती है। जो अनडाइजेस्टेड बच जाता है या जो वेस्ट है उसको लाइजोसोम है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर निकाल देता है। सेल मेम्ब्रेन के क्लोज जाएगा, एंजाइम की हेल्प से वहाँ से डिसॉल्व करेगा
उस सब्सटेंस को बाहर निकालेगा और लाइसोसोम की मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के उस पर्टिकुलर पार्ट के साथ अटैच होकर उसे रिपेयर कर देती है। बिकॉज सेल मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनली मेम्ब्रेन सबका स्ट्रक्चर क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम इतने पावरफुल होते हैं कि अगर ये इस वेसिकल से बाहर साइटोप्लाज्म में आ जाए तो पूरी सेल को डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो इसी वजह से जब सेल डैमेज हो जाती है, बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है सेल को, और सेल अपने आप को रिपेयर नहीं कर देती, तो लाइसोसोम्स हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं और उनके एंजाइम्स क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाते हैं और साइटोप्लाज्म को एंगल्फ कर लेते हैं। तो सेल के बाकी सेल्स के फेट के लिए लाइसोसोम ने जिस पर्टिकुलर सेल का वो पार्ट थे उस सेल को ही ख़त्म कर दिया, अपने आप को ही बर्स्ट कर दिया। तो इस वजह से लाइसोसोम्स हैं उनको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। ठीक है, लाइसोसोम से रिलेटेड सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि लाइसोसोम है सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं। सुई यानी कि सेल्फ, साइड किसी वर्ड के साथ CIDE लगा मिले तो उसका मतलब है किल, यानी कि अपने आप को ही किल कर देना सुसाइड कहलाता है। तो यह इसी वजह से इनको सुसाइडल बैग्स है वो बोला जाता है। वैक्यूल्स क्या होती हैं, वैक्यूल्स में मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं बट एम्प्टी होती हैं, जनरली सैप से फिल्ड होती हैं। सैप जनरली मैक्सिमम वाटर कंटेनिंग होता है कुछ एक मिनरल्स की अमाउंट के साथ। ठीक है, ये बेसिकली प्लांट्स में देखने को हमें मिलती हैं। प्लांट्स हैं वो वैक्यूल्स में रिच होते हैं। एनिमल्स में हालांकि ये जो वैक्यूल्स हैं वो जैसे कि अमीबा है उसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा के अंदर भी ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के तौर पर एग्जिस्ट करती हैं, जो कि क्या करते हैं, उसकी सेल में जनरली जैसे उसके जो सेल कंसंट्रेशन उसको मेंटेन रखती हैं और एक्सक्रीशन में रोल प्ले करती हैं। जबकि प्लांट में हम आप एक टर्म से जो है फेमिलियर हो चुके हैं अब, टर्गर। तो ये सेल सैप के थ्रू वैक्यूल्स प्लांट का टर्गर प्रेशर है वो मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। और टर्गर प्रेशर है प्लांट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है उनकी शेप को मेंटेन रखने के लिए, उनके फंक्शनल रहने के लिए। तो वैक्यूल्स हैं वो सैप के थ्रू जनरली उसमें जो टर्गर है उसको रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। और ये सैप कंटेनिंग सेल जो टर्गर को मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं उन्हें हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। और जिन सेल्स में टर्गर प्रेशर होता है जो फुल्ली टर्जिड होती हैं, ठीक है, उन सेल्स को उसकी हम बोलते हैं उसकी टोनोसिटी। आप 3 सॉल्यूशंस हैं उनसे फेमिलियर हो चुके होंगे 9th क्लास में, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक। ठीक है, ये क्या होते हैं, जब टोनोसिटी यानी कि टॉनिकसिटीज पर ही बेस्ड होते हैं। ये जनरली हम प्लांट सेल्स हैं उन पे ज़्यादा इनको अप्लाई करते हैं। हाइपो यानी कि कम, वो सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन सेल से कम होती है। ठीक है, यानी कि सेल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। हाइपर जिसमें सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। आइसो जिसमें दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल होती है। इसमें सेल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एज सच रहती है। हाइपोटोनिक में रखेंगे तो सेल स्वेल हो जाती है, हाइपरटोनिक में रखेंगे तो सेल है वो श्रिंक हो जाती है। किस वजह से हो जाती है, ऑस्मोसिस एक फैक्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा जिसमें क्या होता है कि वाटर का फ्लो होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर। ऑस्मोसिस की सबसे सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि डिफ्यूजन ऑफ वाटर। डिफ्यूजन होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर, तो ऑस्मोसिस है वो वाटर का डिफ्यूजन है, उसी को ऑस्मोसिस बोलते हैं। इस केस में एंडोऑस्मोसिस होता है, यानी कि पानी सेल के
अंदर एंटर करता है। इस केस में एक्सोस्मोसिस होता है, यानी कि पानी सेल से बाहर आता है। ठीक है, तो ये वैक्यूल्स हैं, जनरली टोनोप्लास्ट कहलाती हैं। टर्जिडिटी टोनोसिटी है उसको मेंटेन रखने में ये हेल्प करती हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट ऑर्गेनली माइटोकॉन्ड्रिया। इसका सिंगुलर होता है माइटोकॉन्ड्रियोन। ठीक है, प्लूरल है वो इया हो जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रियोन है, इनको हम सेल के पावर हाउस भी बोलते हैं। पावर हाउस का जनरल काम होता है उस पर्टिकुलर रीजन के सभी एरियाज में प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसे मेंटेन रखना। तो ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेल के सभी वाइटल फंक्शंस के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एनर्जी किस फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं? एटीपी की फॉर्म में एनर्जी है वो प्रोवाइड करते हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एक्चुअली ये एडिनोसिन है, ये मोनो की फॉर्म में हमेशा सेल में प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करता है, अपने साइटोप्लाज्म में अपने जो मैट्रिक्स है उसके अंदर इस मोनोफॉस्फेट में 2 फॉस्फेट जोड़ता है। तो ये जो एनर्जी स्टोर होती है ना, ये इन फॉस्फेट बॉन्ड्स में होती है। फॉस्फेट बॉन्ड जब भी बनेंगे एनर्जी कंज्यूम करेंगे, और अगर ये फॉस्फेट बॉन्ड हम तोड़ देते हैं तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होगा और अपने साथ एनर्जी है वो लेके निकलता है। तो ये क्या करता है, फूड से जो एनर्जी निकाली है उससे एएमपी को एटीपी में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि मोनो से ट्राई में कन्वर्ट कर देता है। जब ये 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल जोड़ता है तो एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाती है। कहीं एक जनरल क्वेश्चन बनता है कि एटीपी में एनर्जी स्टोर कहाँ होती है या कैसे होती है, तो इन फॉस्फेट बॉन्ड्स में होती है। जैसे ही फॉस्फेट बॉन्ड टूटते हैं एनर्जी रिलीज हो जाती है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो नए एटीपी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाता है। इन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को रिलीज करते हैं सेल के दूसरे पार्ट जो एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो एनर्जी कैसे जनरेट करते हैं, फूड से कैसे आइसोलेट करते हैं, क्या इनका स्ट्रक्चर रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट 2 ऐसे ऑर्गेनली हैं जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। इन सब का एज सच मीन्स ये सिर्फ उसकी प्रोटेक्शन के लिए होती हैं, सिर्फ इसका एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो इनर मेम्ब्रेन का रहता है। इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है वो जनरली आयंस में रिच होता है। आउटर मेम्ब्रेन है वो बाहर से आयंस को आने देती है और इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है उसमें स्टोर करती है ताकि जो एटीपी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब जो एटीपी बनता है वो इसकी इनर मेम्ब्रेन में बनता है। इनर मेम्ब्रेन आप देख भी रहे हैं कि ऐसे हाईली फोल्डेड होती है और इन फोल्डिंग्स को बोलते हैं क्रिस्टा। ठीक है, जो मेम्ब्रेन की जो फोल्डिंग है ये क्रिस्टा कहलाती है। इस फोल्डिंग के बीच में ये जो येलोइश कलर का सब्सटेंस है ये इसका मैट्रिक्स होता है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग है, जैसे जो एक क्रिस्टा है ये मेम्ब्रेन है इसकी, इसके ऊपर ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जुड़ी हुई होती हैं जिन्हें हम F1 पार्टिकल्स बोलते हैं। एक F1 पार्टिकल में 3 रीजन होते हैं, हेड, ठीक है, इसकी पेडिसल यानी कि स्टॉक और इसका बेस। बेस है वहाँ से हाइड्रोजन आयन एंटर करते हैं और इसके थ्रू पास हो जाते हैं। जैसे ही हाइड्रोजन आयन की ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेशन इसके थ्रू पास होती है ये AMP यहाँ से एंटर करता है और इन हाइड्रोजन आयन है उनके एनर्जी को कंज्यूम करते हुए ये ATP बना के यहाँ से निकलता है। AMP से ATP कैसे बनता है ये आपका प्लांट फिजियोलॉजी में, अभी करंट में आपका जो प्लांट फिजियोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर है वहाँ बिल्कुल डिटेल में करेंगे इसको। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें ये जो F1 पार्टिकल्स हैं इनकी हेल्प से एनर्जी है वो जनरेट की जाती है। F1 पार्टिकल्स हैं इनको ऑक्सीसोम्स भी बोलते हैं बिकॉज फूड का अल्टीमेट ऑक्सीडेशन है वो यही होता है। ठीक है, बिकॉज हाइड्रोजन आयंस हैं अगर उनका चार्ज उनसे रिमूव हो जाए तो उनका
रिडक्शन हो जाता है। उनका रिडक्शन होगा तो फूड है उसका ऑक्सीडेशन होता है और अल्टीमेटली एनर्जी है वो उनसे रिलीज हो जाती है और एटीपी की फॉर्म में रिलीज कर दी जाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन स्पेस है जो आयंस को, जनरली हाइड्रोजन आयंस को स्टोर करता है, जो कि H2O की डिग्रेडेशन से भी रिलीज होते हैं। इनर मेम्ब्रेन है, हाईली फोल्डेड होती है, इन फोल्डिंग को हम क्रिस्टा बोलते हैं। क्रिस्टा के ऊपर ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम F1 पार्टिकल या ऑक्सीजोम बोलते हैं। ऑक्सीजोम के इस हेड रीजन में AMP से ATP बनता है जो कि सेल की एनर्जी करेंसी है। सेल की एनर्जी करेंसी है वो ATP होती है, ठीक है। तो फूड से जो एनर्जी निकलती है उसे ही ATP की फॉर्म में लिबरेट करता है। जितनी रिक्वायर्ड एनर्जी है उसको सेल यूज कर लेती है, एक्स्ट्रा एनर्जी को ये ATP की फॉर्म में अपने पास स्टोर रखता है और जैसे ही एनर्जी को सेल को इमीडिएट एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ATP है उसको रिलीज कर देता है। इसके बाद आते हैं प्लास्टिड्स, ठीक है। प्लास्टिड्स हैं वो भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, ठीक है। प्लास्टिड्स हैं वो जनरली 3 टाइप के होते हैं, उनमें प्रेजेंट पिगमेंट्स के बेसिस पर। अगर अलग अलग कलर प्रोवाइडिंग पिगमेंट हैं तो वो कहलाते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोम यानी कि कलर, यानी कि वो उसको जो वेरियस कलर जो प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, वो क्रोमोप्लास्ट कहलाते हैं। जिनमें ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल होता है वो क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं और ग्रीन कलर है वो प्रोवाइड करते हैं। ये जनरली फ्रूट एंड फ्लावर को अट्रैक्टिव बनाने में हेल्पफुल होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिनेटर या एनिमल्स हैं उनकी ओर अट्रैक्ट हो, पॉलिनेटर्स फ्लावर्स को पॉलिनेट करें और एनिमल्स हैं वो फ्रूट को तोड़े ताकि उनसे सीड्स हैं वो डिस्पर्स हो सकें। क्लोरोप्लास्ट है वो फूड्स जो इसके एनर्जी ट्रैप करने में हेल्प करता है, जबकि जो इसमें जो थर्ड टाइप के आते हैं ल्यूको, जो कि कलरलेस होते, कोई कलर प्रोवाइड नहीं करते, ये जनरली फूड को स्टोर करते हैं स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है। ये स्टोरेज का काम करते हैं। अब हम यहाँ जो जनरलाइज स्ट्रक्चर देखेंगे वो देखेंगे क्लोरोप्लास्ट का, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है इसी का होता है। क्लोरोप्लास्ट के भी हम इनर मेम्ब्रेनस स्पेस है उसके अंदर के सब्सटेंसेस को देखते हैं। उसमें सिक्के जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें थाइलाकॉइड बोलते हैं। थाइलाकॉइड हैं वो एक दूसरे के ऊपर जंचे हुए होते हैं, स्टैक्ड होते हैं, उनको ग्रेनम बोलते हैं। सिंगुलर ग्रेनम, प्लूरल ग्रेना, ठीक है। ग्रेना है आपस में जुड़े हुए होते हैं फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर से जिन्हें लैमेला बोलते हैं, ठीक है। इसका जो मैट्रिक्स है, बेस सब्सटेंस है, उसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट हैं वो साइट होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। आपके जो प्लांट फिजियोलॉजी का पार्ट है उसमें काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये फोटोसिंथेसिस की साइट होते हैं। फोटोसिंथेसिस की 2 फेजेस होती हैं, जो लाइट रिएक्शन है यानी कि जो लाइट को इंट्रैप करते हैं वो थाइलाकॉइड्स करते हैं और ये ग्रेना में होती है। डार्क रिएक्शन है यानी कि जिसमें अल्टीमेटली फूड सिंथेसाइज होता है वो स्ट्रोमा में होती है। यानी कि ग्रेना एंड स्ट्रोमा दोनों मिलकर फूड सिंथेसाइज करते हैं। तो फूड सिंथेसिस में दोनों का ही इक्वल रोल होता है। आपको यहाँ आपको सिर्फ क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है वो डिफाइन करना है। डबल मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में इनर मेम्ब्रेन स्पेस होता है। मैट्रिक्स है वो स्पेसिफिकली स्ट्रोमा कहलाता है। मैट्रिक्स के अंदर क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, स्टैक्ड होते हैं। क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर्स को थाइलाकॉइड बोलते हैं, उनके स्टैक्ड फेज को ग्रेनम बोलते हैं। 2 ग्रेना आपस में जुड़े हुए होते हैं जिसको लैमेला बोलते हैं, ठीक है। 3 टाइप के होते हैं, एक कलर प्रोवाइड करता है, एक फूड सिंथेसाइज करता है और एक जो कलरलेस है फूड को स्टोर करता है, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट की ओर, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स यानी कि प्रोटीन्स, कुछ एक बेसिक प्रोटीन्स होते हैं जनरली और
राइबोसोमल आरएनए। आरएनए 3 टाइप के होते हैं जो हम नेक्स्ट चैप्टर है उसमें करेंगे। आरआरएनए प्लस प्रोटीन मिलकर राइबोसोम बनाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों के ही और फीचर्स अगर हम देखें तो इसके मैट्रिक्स में इन ऑक्सीसोम के साथ साथ इसका सर्कुलर डीएनए होता है, अपने खुद के राइबोसोम्स होते हैं, तो अपने खुद के प्रोटीन ये बना सकता है। जो इसको खुद को नेसेसरी है प्रोटीन अपने फंक्शन के लिए, वो प्रोटीन ये बना सकता है। हालांकि इसकी मेम्ब्रेन के लिए जो प्रोटीन रिक्वायर्ड हैं उनके लिए ये सेलुलर डीएनए जो न्यूक्लियर डीएनए है उस पर डिपेंडेंट होता है। तो ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली है वो कहलाता है, बिकॉज कुछ हद तक ये अपने आप को डुप्लीकेट कर सकता है। अपना डुप्लीकेशन ये खुद कर लेता है, अपने डीएनए को डबल कर लेता है और डीएनए डबल हो जाता है तो सेल है वो अल्टीमेट डुप्लीकेट हो जाती है। तो ये सेमी ऑटोनोमस कहलाता है। बट इसको अपना कंप्लीट डुप्लीकेशन के लिए ये मेम्ब्रेन भी बनानी पड़ती है, जिसके लिए उसे न्यूक्लियर डीएनए की ज़रूरत होती है। सेम ऐसे ही जो क्लोरोप्लास्ट है या प्लास्टिड्स हैं उनमें भी ऐसा ही होता है। उनके पास अपना डीएनए होता है और राइबोसोम होते हैं। ये भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह सेमी ऑटोनोमस है, यानी कि अपने आप को हाफ डुप्लीकेट ये कर सकते हैं। अब राइबोसोम है वो 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। इसमें एक सेडिमेंट कॉफिशिएंट होता है जिसको हम स्पेसिफिकली एक नेम देते हैं, और उसके बिहाफ पर जो राइबोसोम्स हैं वो 2 टाइप के होते हैं जनरली, जिसको हम जनरली 70S एंड 80S बोलते हैं, ठीक है। स्वेडबर्ग यूनिट है जिसको हम S से एब्रिविएट करते हैं, ठीक है। अब इसके बिहाफ पर राइबोसोम्स हैं वो 70S या 80S होते हैं। यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होते हैं वो 80S होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड्स हैं उनमें 70S टाइप के राइबोसोम है वो प्रेजेंट होते हैं। स्वेडबर्ग यूनिट है वो उनको डिफाइन करती है कि वो उनका सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट क्या है, कि अगर हम इन्हें सेंट्रीफ्यूज करें तो कौन पहले सेडिमेंट होगा। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वही पहले सेडिमेंट होगा, इनकी जो बड़ा होगा वो पहले सेडिमेंट होता है। तो 80S है वो इससे जल्दी सेडिमेंट हो जाता है, इसी वजह से वो लार्जर साइज का होता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल क्या होते हैं? ये एनिमल सेल्स में ही प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रियोल्स एक्चुअली वो एक पर्टिकुलर रीजन में प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के सराउंडिंग और न्यूक्लियस के पर्टिकुलर पोल पे प्रेजेंट होते हैं और इसके अंदर 2 सेंट्रियोल मिलकर प्रेजेंट होते हैं, जो एक अलग साइटोप्लाज्म के एक अलग से रीजन है, उससे थोड़ा डेंस रीजन है साइटोप्लाज्म का, उससे सेपरेटेड होते हैं और उसको बोलते हैं सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम में ये सेंट्रियोल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रियोल है वो पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही सेल डिवाइड करती है तो ये पेयर्ड फॉर्म से डिटैच हो जाते हैं और दोनों एक एक पोल पर एक एक सेंट्रियोल है वो रह जाता है। जो 2 सेंट्रियोल हैं वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं, 90 के एंगल पे होता है। अब यहाँ देख भी सकते हैं, एक सिंगल सेंट्रियोल के अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें एक सेंट्रल एक्सिस होती है जो कि प्रोटीन से बनती है, ठीक है। सेंट्रल एक्सिस के साथ 3 ट्यूब्यूल्स के फाइबर्स हैं वो जुड़े हुए होते हैं। पे देख भी सकते हैं कि ये 3 ट्यूब्यूल मिलकर एक बना रहे हैं, ये 3 ट्यूब्यूल एक हैं, ये ट्यूब्यूल एक है। ये ट्यूब्यूल्स हैं ये अल्टीमेटली ट्यूबुलिन प्रोटीन के बनते हैं, यानी कि ट्यूबुलिन प्रोटीन है उसमें 13 फिलामेंट मिलकर एक ट्यूबुलिन प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। और 3 ट्यूबुलिन मिलकर एक जो इसका अल्टीमेट फाइबर है वो बनाते हैं, ठीक है। तो ये ट्यूबुलिन प्रोटीन्स हैं, ये मिलकर एक ट्यूब्यूल बनाते हैं, ठीक है। और 9 ट्यूब्यूल आपस में जुड़कर एक सेंट्रियोल बनाते हैं, ठीक है। जैसे A, B, C
ए बी सी अगर हम इसे लें तो ए सी लिंकर की हेल्प से ट्यूब्यूल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। इनका जो सेंट्रल रीजन है वो सेंट्रल एक्सिस से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि ये सेंट्रल एक्सिस से भी जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और इनका मेन का अगर इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना हो तो दो सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। जनरली ट्यूब्यूल्स 9 ट्यूब्यूल्स हैं वो मिलकर बनाते हैं, 9 ट्यूब्यूल्स हैं उनमें एक ट्यूब्यूल में 3 ट्यूब्यूल मिलते हैं, तो वो ट्यूब्यूल्स हैं वो अल्टीमेटली ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। ट्यूबुलिन है वो 13 फिलामेंट से मिलकर बनता है, ठीक है। सेंट्रियोल्स एंड फ्लैजेला इनका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होता है, बट जो डिफरेंस आता है वो आता है इनमें इन ट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट के बेसिस पर। सेंट्रियोल्स हैं, जब फ्लैजेला बनता है तो वही फ्लैजेला की बेसल बॉडी बन जाते हैं जिनसे फ्लैजेला जनरली ओरिजिनेट होता है। सेंट्रियोल हैं वही अपने आप को बेसल बॉडी की फॉर्म में मॉडिफाई कर लेते हैं। यहाँ 9+0 अरेंजमेंट होती है, यानी कि 9 ट्यूब्यूल हैं बट सेंटर में कोई ट्यूब्यूल नहीं होता है। बट यहाँ आके सेंट्रियोल है उनकी अरेंजमेंट 9+2 हो जाती है, यानी कि ट्यूब्यूल तो अभी भी 9 ही हैं, लेकिन जैसे यहाँ ट्रिपलेट में थे यहाँ वो डबलेट में आ जाते हैं। 2 प्रोटीन सेंट्रल रीजन में आ जाते हैं जिसे कि हम रेडियल स्पोक या सॉरी उसको हम हब बोलते हैं, यानी कि इसका सेंट्रल रीजन है, ठीक है। अब फ्लैजेला की बेसल बॉडी है उसमें भी ये हब से जुड़े हुए होते हैं जिसे कि हम रेडियल स्पोक बोलते हैं। इसके कैसे रेडियल स्पोक कहलाती है जिससे सेंट्रल एक्सिस से जुड़ते हैं। यहाँ सेंट्रल एक्सिस में 2 ट्यूब्यूल्स वो प्रेजेंट होते हैं, यहाँ नहीं होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये भी ओरिजिनेट होते हैं यहाँ से, फ्लैजेला सीलियन फ्लैजेला में कौन सी अरेंजमेंट होती है, सेंट्रियोल्स में कौन सी अरेंजमेंट होती है, कितने ट्यूब्यूल्स मिलकर एक कितने ट्यूबुलिन मिलकर एक ट्यूब्यूल बनाते हैं, कितना फिलामेंट से मिलकर एक ट्यूबुलिन बनता है, सेंट्रियोल है उनमें कितने ट्यूब्यूल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, क्या उनका अरेंजमेंट रहता है, हब किसे बोलते हैं, सेंट्रल एक्सिस क्या होती है, ठीक है। तो ये सारे इसके पार्ट्स हैं। तो इसके स्ट्रक्चर में जो बेसिक डिफरेंस आता है एक तो 9+2 अरेंजमेंट का आता है, फिर इसमें जहाँ ये ट्रिपलेट होते हैं वहाँ आके इसमें डबलेट हो जाते हैं और आपस में ये सेंट्रल शीथ है उसकी हेल्प से जुड़े हुए होते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपने सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि क्या है, न्यूक्लियस। इसको सबसे इम्पॉर्टेंट क्यों बोलते हैं, बिकॉज अब तक हमने जितने भी ऑर्गेनली स्टडी किए हैं वो सब अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं इसके अंडर, यानी कि इसके इफेक्ट में। तो न्यूक्लियस है वो एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है प्लेसेस पे हिंडर्ड होती है जिसे हम न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक कंटेंट प्रेजेंट होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में जिसे हम क्रोमेटिन बोलते हैं, यानी कि जब वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता फ्री थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। न्यूक्लियस में एक अलग डेंस रीजन होता है जिसे हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। न्यूक्लियोलस का काम होता है यहाँ डीएनए से आरएनए बनता है, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक कंटेंट है वो क्रोमेटिन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन जब एक सेल डिवाइड करती है तो यही क्रोमेटिन हमारा कोयल हो जाता है और कंडेंस होके क्रोमोसोम बनाता है, ठीक है। ये क्रोमोसोम कैसे बनते हैं, सपोज डीएनए है वो 2 स्ट्रैंड से मिलकर बनता है, दोनों के बीच में ऐसे पेयर की हेल्प से जुड़े हुए होते हैं जैसे एक सीढ़ी होती है ऐसे, ठीक है। ये हमारा जनरल एक डीएनए है, ठीक है, जो बिल्कुल लीनियर फॉर्म में है। पहले ये डीएनए अपनी ऐसी हेलिकल फॉर्म में आता है, यानी कि जो एक अब सिंपल स्ट्रेट सीढ़ियाँ थी उनको हमने हेलिकल जो हमारी सीढ़ियाँ होती हैं, जैसे जो लोहे की सीढ़ियाँ जनरली जो घुमावदार सीढ़ियाँ होती हैं उनसे कंपेयर कीजिए इसे, अब उनमें हमने इसको फोल्ड कर दिया। अब क्या होगा, जैसे स्प्रिंग लाइक फेज में आ गया अभी, अब ये स्प्रिंग है वो कंप्रेस होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा,
और ये कॉन्ट्रैक्शन इतनी हाई होती है कि वो अल्टीमेटली इस फेज में आ जाता है और जो दो इसके स्ट्रैंड हैं वो हमें सेपरेटेड दिखाई देते हैं। एक्चुअल में ये सेपरेटेड नहीं होते हैं, ये एक स्ट्रैंड कॉइल हो, जब ये स्ट्रैंड्स आपस में कॉइल होते हैं तो इनकी कॉइलिंग ही इस तरीके से होती है कि हमें वो दो डिफरेंट आर्म्स की फॉर्म में दिखाई देता है। तो जहाँ से ये जुड़े हुए होते हैं उस रीजन को, जैसे जैसे कॉइलिंग होती है तो कॉइलिंग के ड्यूरिंग एक रीजन ऐसा आता है जहाँ कॉइलिंग नहीं हो पाती दोनों ही स्ट्रैंड्स में। तो जहाँ कॉइलिंग नहीं हो पाती वहाँ से हमें ये जुड़े हुए दिखाई देते हैं। अब इसके ऊपर अगर हम ऐसे मेम्ब्रेन चढ़ा दें तो ये हमें इसी तरीके से दो अलग अलग आर्म्स से इसकी वो दिखाई देती हैं। तो ये जो कंस्ट्रिक्शन बनती है, ये जो डिप्रेशन बनता है, इसे हम कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं। और जहाँ ये फर्स्ट कंस्ट्रिक्शन अपीयर होती है वो इसका सेंट्रोमियर बनाता है। और जब कंडेंस होते हैं ये तो यही क्रोमोसोम की फॉर्म में आ जाते हैं कि एक क्रोमोसोम है वो एक डीएनए से बनता है। अगर हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम है तो हमारे अंदर डीएनए है वो भी 46 ही हैं। जहाँ सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है वहाँ दो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, दोनों ही स्ट्रैंड में प्रेजेंट होती हैं। इनका काम होता है जब सेल डिवाइड करती है तो इनको सेंट्रियोल से फाइबर निकलते हैं, उन फाइबर के साथ जोड़ती है। काइनेटोकोर को भी हम सेल डिवीज़न में ही छेड़ेंगे बिकॉज इनका इम्पॉर्टेंट रोल है वो सेलुलर डिवीज़न में होता है। अब सेंट्रोमियर है यानी कि जो पहली कंस्ट्रिक्शन अपीयर होती है उसके बेसिस पर क्रोमोसोम्स हैं वो 4 टाइप के होते हैं। अगर सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में अपीयर होता है, जहां उसकी आर्म्स बन रही हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल होती हैं लेंथ में, वो कहलाते हैं मेटासेंट्रिक। वो क्रोमोसोम जिसमें सेंट्रोमियर है थोड़ा ऊपर नीचे होता है, ज़रूरी नहीं है ऊपर वाली आर्म ही छोटी हो, नीचे वाली भी हो सकती है। जहाँ ये थोड़ा सा ऊपर नीचे अपीयर होता है और एक आर्म दूसरी से थोड़ी सी छोटी होती है वो मेटासेंट्रिक कहलाता है। जहाँ पोल के नज़दीक होता है और एक आर्म बिल्कुल ही छोटी होती है और एक उसके कंपैरिजन में बहुत बड़ी होती है वो कहलाता है एक्रोसेंट्रिक। और वो रीजन या वो क्रोमोसोम जिसमें बिल्कुल पोल के पास जाके सेंट्रोमियर बनता है और आर्म उसके अंदर बन ही नहीं पाती, शॉर्ट एंड लॉन्ग सिर्फ 2 ही आर्म बन पाती हैं जो कि जनरली वाई क्रोमोसोम में प्रेजेंट होती हैं, वो कहलाता है टीलोसेंट्रिक। ठीक है, तो इस तरीके से 4 टाइप के होते हैं इसकी पोजीशन के बेस पर, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। अब यहाँ एक टर्म आई है सैटेलाइट। कुछ एक क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जिनमें फोल्डिंग के टाइम पर एक मेन कंस्ट्रिक्शन के अलावा एक और कंस्ट्रिक्शन अपीयर हो जाती है, उसे हम सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं। और यह सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है, इसको हम क्रोमोसोम्स आइडेंटिफिकेशन या क्रोमोसोम स्टडी है उसमें यूज़ करते हैं। तो इनको हम सैटेलाइट क्रोमोसोम भी बोलते हैं जिनके ऊपर ये सेकेंडरी जो कंस्ट्रिक्शन है वो प्रेजेंट होती है। इनके ऊपर ये जो क्रोमोसोम की कंस्ट्रक्शन के ऊपर का जो पार्ट रह जाता है ये सैटेलाइट कहते हैं इसको, और इसके बिहाफ पर क्रोमोसोम है उसी को हम सैटेलाइट क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, इसी के साथ ही आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। बहुत इजी चैप्टर है, सबसे बेसिक चैप्टर है, यहाँ से आपका बेस है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो हाँ आपके नीट वगैरह में इस यूनिट से सबसे ज़्यादा आते हैं और आप पहले भी फेमिलियर हो चुके हैं इस चैप्टर से। ठीक है, चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, हर एक टर्म को समझने की कोशिश कीजिएगा। सब टर्म है उनके नाम से इजीली जो है क्लैरिफाई हो रही हैं। ठीक है, तो अच्छा यहाँ क्रोमेटिन है, इसको क्रोम यानी कि कलर के बेसिस पर इसको क्रोमेटिन हम जनरली बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्रोमेटिन है वो 2 टाइप का होता है, यू क्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन।
एक्चुअली जब हम न्यूक्लियस को स्टेन करते हैं तो इसका क्रोमेटिन है वो अलग अलग कलर का दिखाई देता है, यानी कि जब हम एक ही स्टेन से करेंगे तो ये लाइट कलर का दिखाई देता है और ये डार्क कलर का, यानी कि उस स्टेन का ये बहुत डार्क कलर लेता है और ये हल्का कलर अटेन कर पाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ कॉइलिंग जो है वो कम होती है, ठीक है, और ये कॉइलिंग इसमें क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ज़्यादा कॉइलिंग होने की वजह से ये कंडेंस्ड होता है और इसी वजह से ये डार्क कलर को रिसीव करता है। कम कॉइलिंग होने की वजह से ये कंडेंस नहीं होता, इसी वजह से लाइट कलर को अटेन करता है। डीएनए के जिस पार्ट से आरएनए बनता है, यानी कि जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, वो यू क्रोमेटिन से बनता है। हेटेरोक्रोमेटिन का कहीं भी जीन एक्सप्रेशन में कोई रोल नहीं होता, ये एज सच पास हो जाता है, इसका कहीं कोई रोल नहीं होता। हमारे कैरेक्टर्स को जो कंट्रोल करता है वो यू क्रोमेटिन होता है, ठीक है। तो बच्चे चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा, कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो मुझे उसी टाइम पे इनबॉक्स कर दीजिएगा, मैं आपको उसके लिए सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करा दूँगी। बट उसके लिए सेल्फ स्टडी है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस यूनिट को आप स्पेसिफिकली कंसंट्रेट होके पढ़िएगा, बिकॉज कंसेप्चुअल यूनिट है, बेसिक यूनिट है, आपका बेस बनता है। यहाँ से आप जेनेटिक्स में जाएंगे तो आपको ये यूनिट काम आएगी, आप बॉटनी डिपार्टमेंट में होंगे तो आपको ये काम आएगी, जूलॉजी, किसी भी डिपार्टमेंट में हो आप, ये यूनिट आपको हर जगह काम आने वाली है, ठीक है। तो प्लीज़ इस यूनिट को बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ कीजिएगा। कहीं भी आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, इनबॉक्स